हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक, जो कि है छोटी छोटी टिप्पणियां किनके ऊपर। मानव विकास सूचकांक पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम फिर टिप्पणी के ऊपर पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या था, पर्यावरणीय विधान क्या है, और बौद्धिक संपत्ति की संकल्पना। इसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप हम लोग के चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने को मैं बोलता नहीं होगा। वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा तो आप खुद ही कर दोगे। उसमें कोई भीख मांगने की या कहने की जरूरत होती नहीं है। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको समझ में चीजें आनी चाहिए। कोई इससे कोई हम लोग का एक कोई अपना एक पर्सनल कोई वो नहीं होता है कि मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें कि आपको चीजें समझाना, लेकिन आपको चीजें समझ में आए, आपके पेपर अच्छे हो, यही मेरा कहते हैं उद्देश्य है। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। तो टिप्पणी क्या कह रहे हैं, मानव विकास सूचकांक पहला पढ़ना हम लोगों का, कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पर्यावरणीय विधान, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बौद्धिक संपत्ति की संकल्पना। चलिए शुरू करते हैं मानव विकास सूचकांक से, जिन्हें हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, मतलब अब अगर कोई पूछे मानव विकास सूचकांक है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 1990 में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया। एक मात्रक है, एक मात्रक के रूप में यूज होता है जो एक देश में मानव विकास की स्थिति को मापता है। जो क्या करता है, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा एक मात्रक है जिसे किसने संयुक्त राष्ट्र ने क्या करा था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने क्या करा था, UNDP जिसे कहते हैं, उसके दौरान 1990 में प्रस्तुत किया गया था एक मात्रक के रूप में। ठीक है, जो किसी देश में मानव विकास को क्या करता है, उसकी स्थिति को मापता है। यह सूचकांक क्या करेगा, यह सूचकांक विशेष रूप से जीवन की गुणवत्ता को आर्थिक आंकड़ों से परे देखता है। यह सूचकांक क्या करता है, विशेष रूप से जीवन की जो गुणवत्ता है उसको आर्थिक आंकड़ों से क्या देखता है, परे देखता है। और इनमें निम्नलिखित तीन प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया जाता है। और इनमें क्या किया जाता है, निम्नलिखित तीन जो प्रमुख पहलू होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। पहला हो गया आय, दूसरा हो गया स्वास्थ्य, और तीसरा हो गया शिक्षा। ठीक है, आय, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्या होते हैं, तीन प्रमुख पहलू होते हैं। तो इसमें ये क्या जाते हैं, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है। पढ़ो भाई, आय क्यों जरूरी है, तो यह प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है, GNI। ठीक है, GNI प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, GNI के माध्यम से मापा जाता है। यह संकेत देता है कि एक देश के नागरिकों के पास कितना औसत आय है, मतलब यह संकेत दे देता है कि एक देश के कोई नागरिक है, उनका कितनी औसतन आय सबके पास जा रही है। स्वास्थ्य क्या होता है, जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, को जीवन के औसत अनुमानित आयु के रूप में मापा जाता है। जो जीवन प्रत्याशा होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उसको जीवन के औसत अनुमानित आयु के रूप में मापा जाता है। यह जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता का सूचक है। और यह क्या है, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता का क्या है, एक सूचक है। शिक्षा एजुकेशन का यह दो घटकों में विभाजित होता है। यह दो घटकों में विभाजित होता है, किसमें किसमें, वयस्क साक्षरता दर, एडल्ट लिटरेसी रेट, और प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नामांकन का प्रतिशत। यानी जो प्राथमिक हो गया, माध्यमिक होगा, उच्च शिक्षा में जो नामांकन का प्रतिशत है उसमें ये दिखता है। ये क्या है, दो घटकों में विभाजित है HDI, किसमें, वयस्क साक्षरता दर या जो एडल्ट का लिटरेसी रेट है, और प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा का नामांकन का प्रतिशत उसमें भी है। ठीक है, दो पे ये रिलाय करता है HDI। ठीक है, अब HDI क्या कह रहा है आखिरी में, कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI है, उसके माध्यम से देशों के समग्र मानव विकास की स्थिति की तुलना की जाती है। तो मानव विकास सूचकांक या HDI है, उसके माध्यम से जो देशों की जो समग्र मानव विकास की स्थिति है उसकी तुलना की जाती है, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, मात्रात्मक और जो गुणात्मक पहलू होते हैं वो साथ ही साथ क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इस सूचकांक का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि से अधिक एक समग्र और समावेशी जीवन की स्थिति को मापना है, और इसका उद्देश्य केवल एक ही है, आर्थिक वृद्धि को ना मापने या उससे भी ज्यादा क्या है, एक समग्र और एक समावेशी जीवन इंसान जी रहा है, मानव जी रहा है, उसकी स्थिति को मापना। ठीक है, तो आगे हम लोग की दूसरी टिप्पणी है इसमें, कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत बहुत ज्यादा आता है, और इंडिविजुअल भी एक टॉपिक था वो मैं पढ़ा चुका हूँ, और इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत वो क्या है, एक सैद्धांतिक ढांचा है। एक सैद्धांतिक ढांचा, एक सिद्धांत के रूप में ढांचा है जो समाज के विकास को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझता है। जो समाज के जो विकास है उसका क्या करता है, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझता है। मार्क्स ने यह माना कि आर्थिक विकास के प्रमुख कारक या वर्ग संघर्ष, स्वास्थ्य, स्ट्रगल और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होते हैं। ठीक है, उनका सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्धारित है। अगर आपको ये ना समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो कार्ल मार्क्स थे, उनका जो आर्थिक विकास सिद्धांत है वो एक सैद्धांतिक ढांचा, एक सिद्धांतों के रूप में का ढांचा है जो समाज के विकास को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण समझता है। जो समाज का जो विकास है
उसको एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के रूप में समझता है। मार्क्स ने यह माना कि जो आर्थिक विकास है उसके प्रमुख कारक क्या है, वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होते हैं। ठीक है, उसके जो प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं, वर्ग संघर्ष होता है, क्लास का स्ट्रगल होता है, अमीर गरीब वाला, ठीक है, और एक जो उत्पादन के साधन हो गए उन पर अगर नियंत्रण होते हैं, यही आर्थिक विकास के प्रमुख कारक होते हैं। ठीक है, उनका सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्धारित है जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक उत्पादन और श्रमिक वर्ग, मतलब सामाजिक उत्पादन और श्रमिक वर्ग यानी प्रोलेटरिएट, जो प्रोलेटरिएट है उसके बारे में देखते हैं। तो मार्क्स का मानना था कि समाज के विकास में उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, कारखाने, श्रमिक शक्ति का केंद्रीय स्थान होता है। मतलब उनका यह मानना था कि अगर समाज के विकास में जो है मेनली प्रोडक्शन का हाथ होता है, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेस है, साधन है, उन्हीं का हाथ होता है, जैसे भूमि, कारखाने, श्रमिक शक्ति, ठीक है, लेबर पावर, ये सब चीजें उसका केंद्रीय स्थान होता है। पूंजीवादी समाज में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है, लेकिन जो पूंजीवादी समाज है, कैपिटलिस्ट जो वर्ग है, उसमें क्या होता है, शोषण होता ही होता है। और क्योंकि पूंजीपति जो वर्ग होता है, ये बर्जियोसी होते हैं, बर्गोसी होते हैं, वो क्या होते हैं, उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। वो क्या होता है, उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। अब इसी के हिसाब से देखें तो वर्ग संघर्ष क्या कहला है, क्लास स्ट्रगल्स में क्या बोल रहा है कि मार्क्स के अनुसार आर्थिक विकास की गति मुख्य रूप से मुख्य वर्ग, मतलब दो दो मुख्य वर्गों यानी पूंजीपति और श्रमिक के बीच संघर्ष को निर्धारित कर देती है। मार्क्स के अनुसार जो आर्थिक विकास की जो गति होती है वो मुख्य रूप से दो वर्गों पे होती है, पूंजीपति और एक श्रमिक वर्ग। दो ही वर्गों का, क्लास अमीर गरीब वाला ही समझ लो। ठीक है, संघर्ष पर निर्धारित होती है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज में बदलाव आते हैं। इस संघर्ष के ही परिणाम स्वरूप क्या होता है, समाज में बदलाव आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्थिक संरचना यानी जो आर्थिक संरचना या इकोनॉमिक बेस है और जो विचारधारा चल रही है, सुपर स्ट्रक्चर जो चल रहा है, मार्क्स ने यह विचार प्रस्तुत किया कि समाज की आर्थिक संरचना यानी उत्पादन के साधन ही उसके सांस्कृतिक, राजनीतिक और कानूनी ढांचे को प्रभावित करती है। मतलब मार्क्स ने यह विचार प्रस्तुत किया कि समाज की जो आर्थिक संरचना है, उत्पादन के साधन जिसे हम लोग कहते हैं, उसी से ही उसके सांस्कृतिक, राजनीतिक और कानूनी ढांचे को वो प्रभावित करती है। ठीक है, उसके अनुसार जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदलते हैं वैसे वैसे समाज का समग्र ढांचा ही बदलता है। समाज जैसे जैसे साधन बदलेंगे वैसे वैसे समाज का समग्र ढांचा भी बदलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहा है सामाजिक परिवर्तन और श्रमिक वर्ग का आंदोलन। सामाजिक परिवर्तन और श्रमिक वर्ग का आंदोलन, तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अंततः सामाजिक परिवर्तन के रूप में समाज के द्वारा आत्मनिर्णय लेने की दिशा में जाएगा। मतलब उसके मार्क्स के अनुसार होगा जो पूंजीवाद होगा वो अंत में क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन के रूप में, समाज के परिवर्तन के रूप में समाज के द्वारा जो आत्मनिर्णय लेने की दिशा में जाएगा, जहां श्रमिक वर्ग के माध्यम से समाज का एक नया आर्थिक और सामाजिक ढांचा स्थापित होगा। मतलब जैसे उसके खिलाफ रेवोल्यूशन होगा वहीं पे एक नया आर्थिक और सामाजिक ढांचा स्थापित हो जाएगा श्रमिक वर्ग के द्वारा। ठीक है, मार्क्स ने क्या कह दिया, मार्क्स के सिद्धांत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आलोचना की है और सामाजिक और आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया को समझाने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया। साथ ही साथ क्या, उसकी आलोचना करते हुए क्या किया है, उसको समझाने का दृष्टिकोण भी दिया है। किसे, प्रक्रिया को, बदलाव की प्रक्रिया को समझाने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉप टिप्पणी हम लोग के पर्यावरणीय विधान। पर्यावरणीय विधान क्या होता है, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या होता है, देखते हैं भाई। पर्यावरणीय विधान मतलब उन कानूनी नियमों और नीतियों का संग्रह जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पारिस्थितिकीय तंत्र को सुनिश्चित रहने की सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब वो पर्यावरणीय कानून, उन कानूनी नियमों से या नीतियों का संग्रह है पर्यावरणीय विधान, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके संरक्षण के लिए और जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, ठीक है, उसके संरक्षित रहने के, जो उसके संरक्षित को सुनिश्चित रखने के, सुनिश्चित करने के लिए जो बनाए गए हैं, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो बनाए गए हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, पर्यावरणीय विधान कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, पर्यावरणीय विधान कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, पर्यावरणीय विधान कहते हैं। उसी के बाद देखें तो ये विधान पर्यावरणीय संकटों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनस्पति और वन संरक्षण, जल संसाधन, जैव विविधता के संरक्षण से निपटने के लिए होते हैं। मतलब ये जितने भी पर्यावरण के संकट हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वनस्पति और वन संरक्षण के लिए, जल संसाधनों के लिए, जैव विविधता के संरक्षण से निपटने के लिए, ये सभी तमाम पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए विधान बनाए होते हैं या बनाए जाते हैं। प्रमुख पर्यावरणीय विधान निम्नलिखित शामिल है। जो नीचे प्रमुख पर्यावरणीय विधान, एनवायरमेंटल लॉ में भी आपने इनको पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, सेम लगभग टॉपिक वही चलते हैं।
तो आप इसको आप देखते हुए चलो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। भारत में जो पर्यावरणीय कानून कौन कौन से, वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून अधिनियम 1981 वाला, 1974 वाला है जल प्रदूषण नियंत्रण वाला, 1986 में होगा वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति होगी, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में आई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जिसे कहते हैं, यह संस्था पर्यावरणीय मामलों से निर्णय लेने के लिए गठित की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जिसे कहते हैं। ठीक है। उसी के बाद देखते हैं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण क्या, इन कानूनों का उद्देश्य है जल वायु भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करना। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल वायु और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करना और संसाधनों के अत्यधिक शोषण से बचना। मतलब इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य यही है, जलवायु और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करना और संसाधनों के अत्यधिक शोषण से बचना ही प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य संरक्षण का एक कारण है। ठीक है। सतत विकास क्या कह रहा है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहा है कि पर्यावरणीय कानूनों का एक मुख्य उद्देश्य है सतत विकास को बढ़ावा देना। पर्यावरणीय कानूनों का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, सतत विकास को बढ़ावा देना, जिससे कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। जिससे क्या हो सके, से विकास के साथ साथ क्या हो सके, पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुबंध क्या होता है, कई देशों ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, जैव विविधता समझौता हुआ था आदि, ये सब क्या है, इस पे देशों ने क्या करे, हस्ताक्षर किए हुए हैं, हस्ताक्षर उन्होंने किए हुए हैं इनके इनके लिए। इससे क्या होगा, इससे होगा पर्यावरण का संरक्षण के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा हम लोग का टॉपिक है बौद्धिक संपत्ति की संकल्पना। जो बौद्धिक संपत्ति उसकी संकल्पना चौथा हम लोग की टिप्पणी है आखिरी। बौद्धिक संपत्ति यानी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, आईपी, किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा निर्मित या विकसित विचारों, आविष्कारों, कलात्मक कार्यों, डिजाइनों से संबंधित अधिकारों का एक समूह है। ठीक है। किसी मतलब बौद्धिक संपत्ति किसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति या कोई एक संगठन उसके द्वारा अगर कोई निर्मित या जो विकसित विचार हो गए, ठीक है, और जो बौद्धिक मतलब दिमाग में उपज वाला, उसने मतलब कुछ बौद्धिक बुद्धि से रिलेटेड हो, उससे आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा निर्मित या जो विकसित विचार हो गए, आविष्कार हो गए, कलात्मक कार्य हो गए या जो डिजाइने हो गई, उनसे संबंधित जो अधिकारों का एक समूह है बौद्धिक संपत्ति। यह अधिकार है, यह क्या है, अधिकार विशेष रूप से रचनात्मक कार्यों जैसे कि साहित्य, कलात्मक, संगीत, वैज्ञानिक आविष्कारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। बौद्धिक संपत्ति होती है। बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के प्रमुख प्रकार हैं, जैसे पेटेंट ले लेते हैं बहुत लोग। ठीक है। सुना ही होगा, पेटेंट ले लिया, इसमें मेरा नाम, पेटेंट के लिए आविष्कार के लिए कानूनी अधिकार है। मतलब कोई आविष्कार करता है, उसका पेटेंट ले लेता है, ये मेरा आविष्कार है। जो आविष्कारक को उसके आविष्कार पर क्या करता है, विशिष्ट अधिकार देता है, मतलब ये इसी का पेटेंट ले लेते हैं वो लोग। या उसे किसी अन्य व्यक्ति को उसकी अनुमति के बिना आविष्कार का उपयोग करने से रोकता है। मतलब अगर उसकी अनुमति नहीं है बंदे की, जिसने आविष्कार किया, तो बिना उसका पेटेंट अनुमति के लिए तुम उसने पेटेंट ले रखा है, तो तुम उसके आविष्कार का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। कॉपीराइट देखा होगा आपने, कॉपीराइट पड़ जाता है, अभी यूट्यूब पे भी कॉपीराइट पड़ जाता है, किसी का भी कोई भी कंटेंट हम लोग यूज कर ले। या किसी भी रचनात्मक कार्य जैसे कि साहित्यिक, कला और संगीत, जैसे किसी भी रचनात्मक कार्य हो गया साहित्यिक, कला और संगीत के लिए होता है, जो इसे अप्रतिबंधित उपयोग से बचाता है। जैसे क्या करता है, अप्रतिबंधित उपयोग से बचाता है और इससे के निर्माता को उस पर विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस पर क्या होता है, उसके निर्माता क्या करता है, उस पर विशेष अधिकार प्रदान करता है। कॉपीराइट हो गया। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क विशिष्ट चिन्ह, नाम या प्रतीक होते हैं। ट्रेडमार्क क्या होते हैं, विशिष्ट चिन्ह, नाम या प्रतीक होते हैं, जो किसी उत्पाद या सेवा की विशिष्टता को दर्शाते हैं। जो क्या करते हैं, किसी उत्पाद के या सेवा के विशिष्टता को दर्शाते हैं। यह उपभोक्ताओं को भ्रमित होने से रोकता है, या उपभोक्ताएं उन्हें भ्रमित होने से रोकता है। निर्माता को अपने उत्पाद के पहचान बनाए रखने में मदद मिलती है। मतलब एक ट्रेडमार्क ले लिया इसका किसी का, और उसके डुप्लीकेट आप नाम, उसके हल्दीराम की भुजिया, तो हल्दीराम का एक ट्रेडमार्क है। ठीक है। मतलब एक चिन्ह हो जाता है, नाम हो जाता है, प्रतीक हो जाता है, जो तुम्हारा ही है। ठीक है। उसकी विशिष्टता, स्पेशलिटी दिखाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। व्यापार रहस्य क्या होता है, व्यापार रहस्य, ट्रेड सीक्रेट्स, या किसी संगठन के व्यापार संबंधी जानकारी, जैसे उत्पाद निर्माण प्रक्रिया, ग्राहक सूची या अन्य संवेदनशील जानकारी होती है, जिसे गोपनीय रखा जाता है, व्यापार रहस्य होता है। ठीक है। और औद्योगिक डिजाइन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, यह उन आंतरिक या बाहरी रूपों, आकारों, पैटर्न या सजावटी तत्वों को कवर करता है जो उत्पाद की उपस्थिति में आकर्षक बनाते हैं, या उसको क्या करता है, कवर अप करता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि जो बौद्धिक संपत्ति के अधिकार है वो आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत या कंपनियों को उनके विचारों, आविष्कारों, कलात्मक कार्यों को लाभ प्राप्त
करने के अवसर प्रदान करते हैं। अगर उनका कोई यूज करेगा तो उनका पेटेंट लेगा, रुपया देगा उन्हें, या जो भी चीजें होती हैं किसी चीज का यूज करते हैं हम लोग। बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों की रक्षा, अनुसंधान के विकास, R&D में निवेश को बढ़ावा मिलता है, जो नई तकनीकों और उत्पादों को क्या देता है, जन्म देता है। ठीक, तो हम लोग का टॉपिक था। और आगे में आखिरी में निष्कर्ष ये बसते हैं सबके, आखिरी में निष्कर्ष सबके ये बसते हैं कि मानव विकास सूचकांक HDI क्या है, वो केवल आय और आर्थिक विकास से अधिक जीवन, मतलब आय और आर्थिक विकास से अधिक क्या है, उसका जीवन और गुणवत्ता समग्र मानव विकास पर वो जोर देता है। उसका खाली वो लिमिटेशन आर्थिक विकास और आय तक ही सीमित नहीं है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या है, मुख्य रूप से आर्थिक विकास को वर्ग संघर्ष और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से जोड़ता है, जिससे समाज में संरचनात्मक क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। पर्यावरणीय विधान यानी कि जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे क्या किया जा सके, सतत विकास, जो निरंतर विकास चल रहा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। बौद्धिक संपत्ति है जो नवाचार को प्रोत्साहित करने और व्यवसायिक हितों की रक्षा करने का क्या होता है, कानूनी ढांचा है। बौद्धिक संपत्ति क्या है, वो नवाचार को प्रोत्साहित करने और जो व्यवसायिक हित है उनकी रक्षा करने का क्या है, कानूनी ढांचा है, जो आर्थिक और रचनात्मक विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था, छोटी छोटी टिप्पणियां थी, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मेरे हिसाब से आपको समझ में सारी टिप्पणियां आ गई होंगी, ह्यूमन इंडेक्स, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत और भी बहुत कुछ। ठीक है, और कार्ल मार्क्स सिद्धांत, ह्यूमन इंडेक्स, पर्यावरणीय विधान और बौद्धिक संपत्ति, इसके बारे में अगर आपको ना समझ में आया तो अब 1.5x की स्पीड पर लगा के देख लो। इनमें से कोई ना एक टॉपिक इंडिविजुअल भी आ सकता है, टिप्पणी के रूप में भी आ सकते हैं। ठीक है, वो आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि चारों के चारों इकोनॉमिक्स के, और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।